हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 डिटेल में वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से कर लो। ओके, अब डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, बिल्ड करेंगे। कंसिस्टेंट होके वीडियो को देखना। एंड चलो फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स। अब चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि भैया केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल का मतलब होता है, यहाँ पे केमिकल का मतलब होता है कि बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंस या कुछ ऐसे आयंस या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे मिक्स करके, यानी अगर उसको हम जोड़ दें, मिक्स कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक केमिकल बन जाएगा। यानी कि भैया कोई भी सब्सटेंस अगर ले लें, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, मेटल हो गया, कोई भी अगर सब्सटेंस ले लें तो भैया यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो हमारा केमिकल बन जाएगा। ठीक है। अब भैया काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? काइनेटिक्स बेसिकली वो होता है जो काइनेटिक्स बेसिकली यहाँ पे हर चीज को, यानी हर मॉलिक्यूल हो गया, हर सब्सटेंस को बेसिकली जोड़ने का काम करे, कनेक्टर का काम करे, उसी को बोलते हैं कि हम यहाँ पे काइनेटिक्स बोलते हैं। काइनेटिक मतलब क्या होता है? जोड़ना, सेपरेट हो जाना, यानी कनेक्टर का काम करना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? हम काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा ये होता है। अब भैया हमें डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा समझना है, चलो समझते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की ब्रांच में ये बताया गया है कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। यानी अगर जो केमिस्ट्री की ब्रांच है अगर उसमें डील करा जाए तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, यानी रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कुछ फैक्टर्स पे इफेक्ट करती हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जो मैकेनिज्म्स होती हैं उस पे उसकी जो रिएक्शंस हो गई वो यहाँ पे प्रोसीड करती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को बोलते हैं क्या हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स। यानी क्या केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि अगर जो स्टडी, यानी जो स्टडी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें अगर तुमको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया जाए, उनके रेट्स के बारे में बताया जाए, उनके फैक्टर्स के बारे में बताया जाए, वो रेट कैसे इफेक्ट करते हैं उनके बारे में बताया जाए, उनकी अगर मैकेनिज्म के बारे में बताया जाए, तो वो क्या होता है? हमारा केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। यानी इट इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। क्या क्लैरिटी है? आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भैया यहाँ पे आता है हमारा सेकंड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। यानी रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। यानी जितने भी हमारे रेट्स हैं, रेट्स बेसिकली भैया कौन से? केमिकल रेट्स हो गए। केमिकल रेट्स में भैया कौन कौन से रेट्स हो गए? अभी रेट्स पढ़ेंगे हम लोग आगे कौन कौन से रेट्स होते हैं, बट हाँ ये समझ लो कि रेट्स के कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स होंगे। आयंस की बात हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है, सब्सटेंस की बात हो रही होगी, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो वो हमारे रेट्स के होते हैं। ठीक है, वो हमारे रेट्स होते हैं। अब बात करें यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्शंस, ऐसी कौन सी फास्ट रिएक्शंस होंगी जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसमें प्रिसिपिटेशन होगा हमारा AgCl, यानी क्या होगा? हमारा सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रिसिपिटेशन पे देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे वेरी स्लो रिएक्शंस। ऐसी कौन सी जो रिएक्शन होगी वो स्लो काम करेंगी, यानी स्लो प्रोसेस करेंगी आगे। ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी वो भी आगे देखेंगे हम। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन पे जो रस्टिंग का काम होता है, यहाँ पे जो आयंस यहाँ पे इंजेक्ट करता है वो यहाँ पे देखने वाले हैं, वो भी चीज यहाँ पे समझेंगे। यही सब क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम रीड करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि भैया जो बताया जा रहा है फटाफट याद कर लेते हैं, फटाफट नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हर चीज कंसेप्ट अच्छे से समझो, कंसिस्टेंट होके हर चीज पढ़ते चलो। एंड फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे रिएक्शंस टेकिंग द प्लेस। यानी ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो उस जगह पे टेक करके मॉडरेट स्पीड पे हमको यहाँ पे स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करा के एग्जाम्पल देंगी। हम ये चीज भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब क्लासिफिकेशंस है, वन टाइम रीड वाले सब चीजें हैं, तो वन टाइम रीड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, अब मेन पॉइंट आ रहे हैं ये सब। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस में भैया रेट कैसे काम करता है, रेट होता क्या है, ये थोड़ा समझते हैं। तो देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि अगर तुम यहाँ पे कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो, किसकी कंसंट्रेशन को भैया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। अगर तुम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो और साथ में उसी टाइम पे प्रोडक्ट भी चेंज कर रहे हो, तो वो तुम्हारा कहलाता है, यानी इट इज नोन एज केमिकल
रिएक्शन, यानी कौन सा रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा वो होता है कि अगर तुम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो भैया, किसकी, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट तो जो स्टेबल एक पॉइंट पे है वहां पे वो चीज रहेगी। यहाँ पे तुम अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर चेंज कर रहे हो, उसी टाइम पे प्रोडक्ट भी हमारा चेंज होगा, तो ये चीज होती है यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये डिफाइन कौन करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही छोटी चीज थी, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, अच्छे से समझते चलना, ज्यादा दिमाग पे जोर मत देना कि भैया ये चीज बताते जा रहे हो, दिमाग में नहीं हो रहा, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। देखो देखो 1000 बार देखो, मैं कहूंगा 100 बार देखना, बट दिमाग में फिट कर लो। एक बार रख लोगे ना तो भाई हर चीज के लिए प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पे आता है एवरेज रेट। अब भैया एवरेज रेट क्या होता है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए हमारा, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम एवरेज रेट बोलते हैं। हम यहाँ पे क्या बात करो भैया, ये याद कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ये याद कर लो। जो रिएक्टेंट से अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बना दे वो क्या होता है, हमारा एवरेज रेट होता है। थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन मीजर्ड ओवर अ डिफाइंड टाइम इंटरवल, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर तुम मीजर करते हो एक डिफाइंड इंटरवल में, तो वो तुम्हारा क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, यानी इट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, और इसी को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं किसमें, हाइपोथेटिकल रिएक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं। अब भैया यहाँ पे आपने बताया कि जो टाइम इंटरवल है वो रेट ऑफ रिएक्शन के क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा, नहीं वो डिफाइन करेगा। अब भैया यहाँ पे हमारा जो मीजर करेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को मीजर करेंगे, तो वो डिफाइंड इन टाइम इंटरवल कौन सा होगा, कि रिएक्टेंट का होगा कि प्रोडक्ट का होगा, दोनों का होगा। अगर रिएक्टेंट को तुम प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर रहे हो तब भी एवरेज रेट काम आएगा, तुम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में भी कर रहे हो तब भी वहां पे वो चीज काम आएगी। यानी दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशंस में एवरेज रेट तुम्हारा यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, रिएक्शन मीजर्ड ओवर द डिफाइंड टाइम इंटरवल, दोनों का डिफाइंड टाइम इंटरवल बताया गया है। यहाँ पे कोई एक का बताया नहीं गया यहाँ पे कि सिर्फ रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड टाइम बोला गया, तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों का यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, एवरेज रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेट की भैया यहाँ पे कैसे थोड़ा डिफाइन करेंगे, थोड़ा बता दो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है तो अपॉन में टाइम भी डिक्रीज हो रहा होगा, ये याद रखो। अगर कंसंट्रेशन टाइम की डिक्रीज हो रही है तो साथ में टाइम भी डिक्रीज हो रहा होगा। अगर टाइम डिक्रीज हो रहा होगा तो डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, कंफर्म कर दोगे। भैया डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टेकन। अगर कंसंट्रेशन किसकी डिक्रीज हो रही है, अगर रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है तो साथ में टाइम की डिक्रीज होगी। ये चीज अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और करके देखो एक चीज और लिखी गई है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो साथ में टाइम भी इंक्रीज होगा। ये याद करना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में यही चीज मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कि अगर तुम्हारी रिएक्टेंट तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट तुम्हारा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तुम्हारा डिक्रीज हो रहा, अगर हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट में कर सकते हो तुम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे भैया यहाँ पे क्या हम यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ में इक्वली कर सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल रखा है यहाँ पे कि एग्जांपल ऐसे करके थ्रू समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर अगर हो गया है, अगर हर चीज़ क्लैरिटी आ रही है तो भैया एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना भी बनता है। तो वीडियो को अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने भैया लाइक नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जितने भी स्टूडेंट्स भैया वॉच कर रहे हैं वीडियो को। अगर हर चीज़ समझ में आ रही है तो ही सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मैं ऐसे बोलूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना अच्छे से अगर हर चीज़ समझ में आ रही है तो। इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है भैया, इंस्टैंटेनियस रेट क्या, देखो सारी चीज़ें रेट के बारे में है, अभी रेट के बारे में एकदम डिफाइन में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है किसकी, अगर तुम यहाँ पे किसी भी रेट की कंसंट्रेशन को अगर चेंज कर रहे हो एट द एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट द पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट वो रेट होता है अगर तुम उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। ठीक है, एनी वन, देखो एनी वन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो या तो तुम रिएक्टेंट की कर दो या तो प्रोडक्ट की कर दो। अगर तुम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो वहां पे पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो होगा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन के थ्रू चेंज हो जाएगा, या तो डिक्रीज हो जाएगा या तो इंक्रीज हो जाएगा। अभी भैया हमने पीछे पढ़ा है कि अगर यहाँ पे एवरेज रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इंस्टैंटेनियस में क्या होता है कि अगर तुम कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, कंसंट्रेशन को अगर चेंज करते हो तो या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट दोनों का टाइम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी कंसंट्रेशन के हिसाब से, यानी इसी कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट से वहां पे क्या होगा, चेंज होगा। क्या इतनी क्लैरिटी है? क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एज पर देखो डेल्टा टी, अगर तुम टाइम जीरो रखोगे, अगर तुम टाइम जीरो रखोगे तो आज इंस्टैंटेनियस पे या तो तुम्हारा रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, या तुम्हारा रिएक्टेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इसलिए लिखा गया है कि अगर तुम्हारा रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तुम्हारा अगर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस डी आर अपॉन डी टी लिखोगे, यानी टाइम भी साथ में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी पीछे पढ़ के आए भैया हम लोग, यहाँ पे पीछे क्या पढ़ के आए, अगर एक टाइम इंक्रीज होगा तो एक टाइम डिक्रीज हो जाएगा। देखो वही चीज बताई गई है एनी1। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट हमारा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। सेम तो प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, माइनस का डीपी तुमने लिख दिया, अपॉन में डीटी लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी अगर है, आगे बढ़ते हैं। आगे भैया देखो इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है हमारा, एट द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। सिंस द आर इज निगेटिव, जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारी निगेटिव क्वांटिटी है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन इंक्रीजिंग, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट क्या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इट इज मल्टीप्लाइड बाय द 1 टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो -1 से रेट ऑफ रिएक्शन में, तो वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। भैया वो कैसे हो जाएगा, देखो माइनस का डी आर अपॉन में अगर डी टी तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो -1 इसको दे दो, यहाँ पे आर की जगह तुम क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब तुम इंटू कर सकते हो, यहाँ पे माइनस में अगर क्लोज ब्रैकेट है, अगर तुम 1 में इंटू करोगे तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, माइनस का डी आर अपॉन में डी टी हो जाएगा हमारा, तो ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा गया है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो भैया यहाँ पे यूनिट हो जाएगी हमारी कंसंट्रेशन टाइम पे इन्वर्स हो जाएगा। ये देखिए कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रहा है तो भैया टाइम भी ना चेंज होगा ना, कंसंट्रेशन हमेशा टाइम को लेकर के चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, टाइम का पीछा वो नहीं छोड़ेगा, कंसंट्रेशन टाइम का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। कंसंट्रेशन होगा तो टाइम होगा, टाइम होगा तो कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। देखो जैसे मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, एटीएम में सेकंड इनवर्स, ये याद करने वाली चीजें हैं, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, इट्स अ लर्निंग इज बेस्ट है तुम्हारी, तो लर्निंग कर लेना, वो ज्यादा ही बेस्ट रहेगी। ठीक है, अब ये नहीं कि भैया सॉल्व करो, ये करो, नहीं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि अपने पास टाइम वैसे ही कम है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छे से इसको तुम यहाँ पे सिर्फ क्या कर लो, लर्न कर लो। ठीक है, पूछा नहीं जाता है, बट हाँ अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो इजिली वहां पे मार्क कर सकते हो। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, अब भैया ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा क्या। चलो थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। when there are the several reactants and product, अगर तुम्हारे several reactants हैं, several हमारे products हैं, तो यहाँ पे individual rate of तुम्हारी जो various components होंगे may differ as they would depend on the stereometric coefficients, यानी जो तुम्हारे अगर several rate of reactions होंगे तो वहाँ पे individual rates होंगे। individual rates का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे different types के concentration होंगे, different types के time होंगे, यानी time भी increase हो रहा होगा, decrease हो रहा होगा, ये तो पता नहीं है, क्योंकि individual of टाइम्स है ना, हमको ये तो पता नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पे जितने हमारे वेरियस कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिपेंड करेंगे यहाँ पे उनके कोफिशिएंट्स पे। भैया कोफिशिएंट क्या होता है, बेसिकली उनके नंबर्स पे, उनके वैल्यूज पे। ठीक है, अब मान लो कि रिएक्टेंट पे तुम्हारा अगर 1 लिखा है, ठीक है, 2 लिखा है, -1 लिखा है, -2 लिखा है, तो इन फैक्टर्स पे यानी इन नंबर्स पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब ये कैसे भैया डिपेंड करेगा, देखो अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहाँ पे, माइनस का डी आर अपॉन डी टी, अगर तुम यहाँ पे -1 रख दोगे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज जब हो रहा है तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इंस्टैंटेनियस रेट का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उन्हीं कोफिशिएंट पता चलेगा कि ये नेगेटिव, हमारा ये जो रिएक्टेंट है ये पॉजिटिव हो रहा है या ये नेगेटिव हो रहा है। अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट होगा, तो वहां पे क्या होगा, इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स हमको डिफाइन करेंगे कि भैया यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिक्रीज डिफाइन कर रहा है, यानी ये रिएक्टेंट हो जाएगा जो हमारा कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है और टाइम को भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम को भी और कंसंट्रेशन को भी। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या हो रहा है, डिफाइन हो रही है। सेम प्रोडक्ट के साथ में भी होगा, सेम क्या हो रहा होगा, टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा और टाइम डिक्रीज हो रहा होगा, ये तो पता नहीं है, बट हाँ कोफिशिएंट के थ्रू हमको यहाँ पे पता कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। अब भैया थोड़ा करके बता दो, देखो करके बताने वाली चीज नहीं है, बट हाँ ये समझ लो कि कॉफिशिएंट्स में, कॉफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर साइंस हमारे यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है तो वहां से पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा निगेटिव होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, पता कर सकते हो ना, बता दिया ना यहाँ पे, तो इजिली पता कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट लगे तो इजिली तुम मुझे बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ रिएक्शन, जैसे मान लो A+2B लिखा हुआ है, A+2B लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 3C+4D हो गया हमारा, यानी उसका रिएक्टेंट क्या बन गया हमारा 3C+4D। अब 2B में हम A ऐड कर देंगे तो 3C हो जाएगा, यानी AB में क्या ऐड करोगे, 1 ऐड कर दोगे तो AB के बाद क्या आता है, C आता है, तो 3C प्लस में 4D हो जाएगा। जैसे मान लो कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B है वो क्या कर रहा है, 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, यानी हमको क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका दुगना हो रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो उसका दुगना हो रहा है, यानी डिसअपीयरेंस ऑफ B हमारा यहाँ पे क्या था, A रिएक्टेंट था, लेकिन हम 2 मल्टीप्लाई करें तो उसका दुगना कर रहा है, तो यानी 2:1 में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ A है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2:1। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन 3, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर तुम्हारा 3 है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका तिगुना कर रहे हैं, यानी 3 इंटू कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जब 3 इंटू करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिसअपीयरेंस है वो A के बराबर हो जाएगा वो भी। ठीक है, समझ में आ गया। डी में भी सेम चीज होगी, 4 से इंटू करोगे तो वो भी A के बराबर हो जाएगा। अब ये डिफाइन भैया क्या कर रहे हैं ये लोग सब, 3:1 4:1, हमको भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज डिफाइन हो रही है, इतना दिमाग पे जोर मत दो, बट हाँ ये देख लो कि अगर तुम यहाँ पे 2 इंटू करोगे तब भी वो वैल्यू A के बराबर होगी, चाहे तुम B से अगर तुम 3 का वैल्यू करोगे तब भी वो वैल्यू A के बराबर होगी, चाहे अगर तुम D से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो वैल्यू A के बराबर होगी। तो ये डिफाइन कर रहा है कि उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं, यानी उसके जो कॉफिशिएंट्स ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो किसके बराबर होंगे, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उन दोनों के बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों चीज अगर रिप्रेजेंट होती है तो ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, इट इज नोन ए रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अ यूनिक वैल्यू ऑफ द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कोई यूनिक वैल्यू तुमको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में देखने को मिलेगी तो तुम उसको इंडिविजुअली डिवाइड करके उसके कॉफिशिएंट्स को, उसके इक्वल साइंस को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। बेसिकली इक्वेट भैया क्या, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे देखो ओवरऑल रिएक्शन में लिखा गया है हमारा माइनस का A/T, ठीक है, तो माइनस का 1/2 हमने क्या कर लिया, एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया। B/T में प्लस का 1/3 और C/T भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इसको डिफाइन कर लिया, तो हमारा D वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में 1/4 D/T। D भैया ठीक है, D हमारा वैल्यू है तो यहाँ पे D हमने वैल्यू को लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे T हमारी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट में जो तुम्हारा लिखा हुआ है प्लस में 1/4, तो ये पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है, तो यानी ये डी का जो सिंबल है ना, जो डी का यहाँ पे जो रेट रिएक्शन है यानी कंसंट्रेशन है वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ज़्यादा जोर मत देना दिमाग पे, बस क्लैरिटी वे में समझते चलो कि भैया क्या क्या चीज़ें हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ऑन कंसंट्रेशन, यानी जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी किस पे डिपेंड रहता है, तो यार डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रेशर इन केस ऑफ द गैसेस, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन के जो फैक्टर्स होंगे वो इन्फ्लुएंस होंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो जाएंगे, यानी उसके पे क्या हो जाएंगे, उस पर डिपेंड करेंगे। भैया क्या डिपेंड करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है ना, हमें क्या पता था रेट ऑफ रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो या तो डिक्रीज होती है या तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने रेट ऑफ रिएक्शन, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसके फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, डिपेंड करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे भैया, प्रेशर इन ईच गैसेस, जो गैसेस का प्रेशर है उस पे डिपेंड करेंगे। किस में डिपेंड करेंगे भैया, रिएक्टेंट में। ठीक है, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, और उस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन में जो उसका टेम्परेचर है, उसकी जो कैटलिस्ट है उस पे भी क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। कौन कौन डिपेंड करेंगे, उसके फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ इतना समझो कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन में जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो या तो उसकी गैस के प्रेशर पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन में क्या कर दिया, या तो इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तभी डिपेंड करेंगे। और टेम्परेचर और कैटलिस्ट यानी जो 4 फैक्टर्स हैं ये चीज क्या होंगे, डिपेंड होंगे किस पे, रेट ऑफ कंसंट्रेशन पे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तो रेट लॉ की बात कर लेते हैं। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, अगर जनरल रिएक्शन की बात करें यहाँ पे तो ए यानी ए जो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे हमारे बी मॉलिक्यूल्स होंगे। जब हम इन दोनों को मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे कंसंट्रेशन के साथ में तो ये 2 पॉइंट्स में और डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं ये इस रिएक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ए पावर के और बी पावर के। अब जो ये एक्सपोनेंट्स है तुम्हारे एक्स और वाई, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इसका रिएक्टेंट है और जो इसका प्रोडक्ट है वो जो स्टीरोमेट्रिक कॉफिशिएंट थे ना हमारे -1 -2, वो क्या करेंगे, रेट ऑफ कांस्टेंट पे डिपेंड करेंगे। भैया कांस्टेंट पे डिपेंड करेंगे। जो हमारा के लिखा हुआ है वो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां पे जिसके जो मॉलिक्यूल्स थे ए और बी वो उस कंसंट्रेशन में क्या हो गए, उसमें कंसंट्रेशन में ऐड हो गए। तो माइनस का dr अपॉन में dt जब तुम उस रिएक्शन को रखोगे यानी उस मॉलिक्यूल को रखोगे के ए और बी में, तो यहाँ पे जो डिफाइन होगा वो एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डिफाइन होगी, जो कि के की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है रेट कांस्टेंट हमारा कहलाता है, यानी इट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। जो हमारा के है वो रेट कांस्टेंट तुम यहाँ पे क्या करोगे, डिफाइन करोगे। अब यहाँ को लिखा हुआ है रेट लॉ इज एक्सप्रेस इन विच द रिएक्शन एट गिवन द टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है और उसकी जो रिएक्शन है वो किन टर्म्स में डिवाइड होगी, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिवाइड होगी। ठीक है, जो उसकी टर्म्स है वो सम पावर यानी एक ही पावर के साथ में या तो वो स्टीरियोकेमेट्रिक कॉफिशिएंट्स में डिवाइड होगी या तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, यानी कुछ ऐसे स्पेशीज रिएक्टेंट के फैक्टर्स होंगे, वो केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यही चीज डिफाइन करता है कौन, रेट लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है हमारा रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी द प्रेडिक्टेड बाय द मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यानी जो हमारा रेट लॉ है, रेट लॉ की जो रिएक्शन है वो यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं होगी, लेकिन हाँ जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो थ्योरिकली यहाँ पे डिफाइन होगी एक्सपेरिमेंटली के थ्रू। जैसे देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2NO + O2, तो क्या बन गया हमारा 2NO2 निकल गया। अब इसमें जो रेट निकला हमारा, तो रेट में क्या निकल जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो तुम्हारा NO हो गया, जो तुम्हारा O2 था वो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। NO तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, रिएक्टेंट हो गया, और O2 तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट हो गया। इन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तुम अगर कंसंट्रेशन के साथ में कोफिशिएंट्स ऑफ साथ में डिवाइड करोगे, यानी किसमें भैया डिवाइड करेंगे, रेट कांस्टेंट के साथ में तुम डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, ये रेट लॉ डिफाइन होगा। ठीक है, CH3Cl2 देखो Cl2 लिखा हुआ है, CH4HCl लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस पे कौन कौन सी ऑर्डर्स रहेंगी। तो देखो यहाँ पे सब्सटेंस लिखा हुआ है AA प्लस में BB प्लस में CC एंड DD। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन हमारा ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर रेट में रख के देखें तो भैया वही चीज है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट निकलेगा हमारा। ठीक है, तो जितने भी हमारे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होंगे जैसे एक्स और वाई लिखा है, तो ओवरऑल ऑर्डर्स में जो रिएक्शन है वो यहाँ पे एक्स और वाई रिप्रेजेंट करेगी। तो जो ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्ट होगा, रिस्पेक्ट भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एक ए और बी के रिस्पेक्ट में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो डिवाइड करेंगे पावर्स को, तो वो सम पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे रेट लॉ के एक्सप्रेस होके वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन पे डिफाइन होगा। भैया ये समझ में नहीं आया। बेसिकली मैंने तुम लोग से ये कहा कि अगर कंसंट्रेशन में जैसे देखो ए और वाई लिखा हुआ है, तो ए और वाई पे जितनी पावर लगी हुई है यानी एक्स और वाई लगा हुआ है, यही तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है भैया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा यही होता है, यानी उस रिएक्शन पे कितना ऑर्डर लगा हुआ है, यानी कितनी पावर लगी हुई है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे क्या, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जैसे लिखा हुआ है 0 1 2 3 एंड इवन फ्रैक्शन, अगर तुम्हारा 0 1 2 3 लिखा हुआ है तो वो एज अ इवन फ्रैक्शन डिफाइन होंगे। अब बहुत स्टूडेंट्स भैया यहाँ पे सोचेंगे 3 तो हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड भी यहाँ पे रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे फ्रैक्शन में इजिली कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अगर तुम ए और बी कंसंट्रेशन की देखोगे तो जो पावर लगी हुई है, जो ऑर्डर लगा हुआ है, वही तुम्हारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट की हमारी यूनिट क्या होगी, तो रेट कांस्टेंट में सिर्फ वही चीज है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो K इक्वल टू रेट अपॉन में ए और बी, तुम दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया, डिवीजन में ले लिया, तो कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम हो गया। तो अगर कंसंट्रेशन की बात करोगे तो टाइम का वो क्या हो जाएगा, टाइम की कंसंट्रेशन को रेट डिफाइन करेगा, कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हो यहाँ पे। इंटीग्रेटेड द रेट लॉ, अगर रेट लॉ को हम इंटीग्रेट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो भैया द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जीरो पावर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वही हमारा होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन जो होगी वो जीरो हो जाएगी, वही हमारा क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। बस ये याद रखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है, पावर और जो हमारी पावर होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखो। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनाना है हमको, तो रेट हमारा माइनस का dr/dt है, तो के हमारा यानी क्या हो गया हमारे यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो गया, तो आर नॉट पे लगा हुआ है, तो आर नॉट भैया के अगर रेट कांस्टेंट तुम्हारा है और आर नॉट तुम्हारा गैस कांस्टेंट भी तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो भैया वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी रिएक्शंस में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ डिफाइन कर रहा है द पैरेलल रो, देखो पैरेलल रो डिफाइन कर रहा है, इसी के पैरेलल में जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो भी इसी के पैरेलल है, यानी टाइम के पैरेलल क्या है, रेट कांस्टेंट भी पैरेलल है। तो जब
टाइम और रेट एक दूसरे के जब पैरेलल होते हैं तो भैया वहां पे कांस्टेंट होता है क्या, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी अपॉन में डी टी, तो यहाँ में डी अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे डिफाइन होता है। आई होप की क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो भैया वो रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे अगर तुम्हारा टाइम कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिफाइन होगा। आगे बढ़ते हैं, कंसाइडर द रिएक्शन, यानी अगर तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो रेट होगा हमारा माइनस का डी अपॉन डी टी, ये के आर नॉट के इक्वल हो जाएगा। फिर माइनस का डी आर अपॉन डी टी और के इंटू वन। अब भैया हमने रिएक्टेंट को वन मान लिया तो हमने वन को इंटू कर दिया। तो जब डी आर को अगर तुम यहाँ पे डिफाइन करोगे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का के डी टी जो तुम्हारा है वो यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। माइनस का के डी टी क्या हो गया, यहाँ पे इंटू हो गया, यानी हमने डी टी में क्या ले लिया, डी टी में क्या ले लिया हमने, रिएक्टेंट जो था हमारा वो डी टी में था, तो डी टी में क्या हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी जो हमारा रिएक्टेंट था वो किसके रिस्पेक्ट में था, टाइम के रिस्पेक्ट में था ना, तो टाइम ने यहाँ पे डिफाइन मतलब मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे किसके साथ में, रेट के साथ, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, अगर इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड तो भैया सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टेंट हमारा है वो के डी टी प्लस में आई के साथ में टूटेगा, क्योंकि आई हमारा इंटीग्रेशन भी है, क्योंकि मैं इंटीग्रेट भी तो कर रहा है यहाँ पे। अगर तुम टाइम को जीरो रखोगे तो जो कंसंट्रेशन तुम्हारी है रिएक्टेंट में वो आर नॉट के इक्वल हो जाएगी। जो आर नॉट है हमारा वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, ठीक है। आर नॉट किसके कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो इक्वेशन वन में निकलेगा हमारा आर नॉट माइनस का के इंटू में जीरो प्लस में आई, तो यहाँ पे आर नॉट आई के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर देखो हमारा ये एक ग्राफ बनता है हमारा यहाँ पे हाफ लाइफ का, यानी भैया इसकी हमको हाफ लाइफ भी निकालनी पड़ेगी। भैया हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ बेसिकली जीरो ऑर्डर का फुल, अगर जीरो ऑर्डर तुम्हारा फुल है तो उसका हाफ क्या होगा, उसकी हाफ लाइफ इनको दिखानी पड़ती है। तो हाफ लाइफ में कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा जो कि टाइम जो है वो रेस्ट कांस्टेंट के डिक्रीज में जा रहा होगा। अगर टाइम जो है वो रेट कांस्टेंट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के डिक्रीज में है तो जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। कंसंट्रेशन जो आर होगी वो किसके बराबर होगी, रेट लॉ के बराबर, यानी रेट कांस्टेंट के बराबर होगी। तो वो हमारी कौन सी होती है, हाफ लाइफ डिफाइन होती है। ऐसे करके तुम यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस का आर अपॉन में जो टी तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ द गैसेज अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस एट अ हाई टेम्परेचर। अगर तुम गैस अमोनिया की जो गैसेज है अगर तुम उसको डिकम्पोज कर दो, ठीक है, अगर तुम्हारी प्लैटिनम बहुत ही ज्यादा गर्म है, प्लैटिनम जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म है हाई प्रेशर के साथ में, और अमोनिया की गैस को तुम डिकम्पोज कर दो तो यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जब इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में तो भैया जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो हाफ लाइफ है वो ये चीज़ डिफाइन होगी, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे लिखा है हमारा 2NH3 गैस, तो तुम अगर तुमने प्लैटिनम कैटलिस्ट डाल दिया तुमने 1130 डिग्री केल्विन पे, तो तुम्हारा N2 गैस निकल और 3H2 तुम्हारी गैस है वो निकल जाएगी। अमोनिया तुम्हारा यहाँ पे रेट है जो कि रेट कांस्टेंट डिफाइन कर रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द HI ऑन द गोल्ड सरफेस, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है यानी HI की वो तुम्हारी गोल्ड सरफेस पे डिफाइन हो रही है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है भैया, जीरो ऑर्डर के बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर आता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अगर फर्स्ट ऑर्डर के प्रोपोर्शनल हो जाए, तो जिसकी कंसंट्रेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर होती है रिएक्टेंट की, यानी किसी भी रिएक्टेंट की अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पावर है तो यहाँ पे तुम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हो, यानी फर्स्ट ऑर्डर वो डिफाइन होगा। जैसे मान लो कि अगर रेट तुम्हारा माइनस का dr अपॉन dt दिया हुआ है तो वहाँ पे KR लिख दिया, यानी K और R लिख दिया, और इसकी कंसंट्रेशन अगर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वो डिफाइन होगा, फर्स्ट ऑर्डर वो क्या होगा, डिफाइन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो के हमारा है वो यहाँ पे रिएक्टेंट यहाँ कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर में क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे डिफाइन हो रही है। मतलब ये याद रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन में अगर किसी कोई भी सब्सटेंस तुम्हारा है उसकी पावर में अगर तुम्हारी 1 पावर लगी हुई है तो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है, यानी इट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो ग्राफ बना हुआ है, ये टाइम का ग्राफ है और ये नॉट तुम्हारा जो है वो किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है यानी इसके साइड डिक्रीज हो रहा है और टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले तो डिक्रीज हुआ फिर ये इंक्रीज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन रेट के रिस्पेक्ट में टाइम के और रेट के रिस्पेक्ट में अगर इंक्रीज हो रही है, टाइम के और रेट के रिस्पेक्ट में अगर इंक्रीज हो रही है तो तुम ये बोलोगे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो एक्सपोनेंटली डिके हो रही है। डिके का मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, इस वजह से जो रिएक्शन है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो अगर रेट और टाइम अगर साथ में हो रहा है तो भैया वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तुम्हारा दिया हुआ है, रेट तुम्हारा यहाँ पे माइनस का dr अपॉन dt है तो KR के बराबर हो गया ये। अब तुमने क्या किया, माइनस का dr अपॉन dt तुमने ये KR के बराबर था तो तुमने यहाँ वैल्यू रख दिया, k dt हो गया ये, ठीक है। अब तुमने थोड़ा इंटीग्रेट किया तो इक्वेशन 1 में तुम्हारा निकल गया इंटीग्रेटिंग ऑफ r माइनस का kt अपॉन में आई,
फिर हो जाएगा तुमने अगेन उसको कांस्टेंट में रखा, इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये डिफाइन होगी यहाँ पे। अगर तुमने टाइम को जीरो रखा, इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारी आर नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन है फिर से वही सेम चीज़ प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो तुम्हारा फॉर्मुला निकलेगा वो निकलेगा तुम्हारा इंटीग्रेट होके, ठीक है। ये चीज़ इंटीग्रेट हो रही है, बस और कुछ नहीं हो, जैसे जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन था बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मुला निकलेगा तुम्हारा, फॉर्मुला मेन ही है, ठीक है। फॉर्मुला याद करना, के इक्वल्स टू 1 अपॉन में T2 माइनस का T1 लॉग अपॉन में R1 अपॉन R2। इन दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन को और मेन कंसंट्रेशन को रेट लॉ में हमने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट कांस्टेंट था वो उसी के टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो वही हमारा बोलता है, यानी इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हाफ लाइफ भी देख लेते हैं कि भैया फर्स्ट लॉ की भी हाफ लाइफ होती है। तो हमने भैया मैथ में हमने लाइन का फॉर्मुला पढ़ रखा है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। हमने प्लॉट किया आर को, यानी आर को हमने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है। प्लॉट करने के बाद जो स्ट्रेट ऑफ लाइन ऑफ स्लोप है माइनस के कंसेप्ट इक्वल आर नॉट के बराबर कर दिया, यानी ये जो हमारा स्लोप बन रहा है के का माइनस का स्लोप का, ये जो स्लोप का डिफाइन हो रहा है ये क्या बन रहा है, ये लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर डिफाइन हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे स्लोप और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों ही डिफाइन होती है, तो यहाँ पे जो हमारा हाफ लाइफ है फर्स्ट लॉ की वो ये चीज डिफाइन करेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ज्यादा जोर मत दो, बस डायग्राम पे फोकस करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर द रेट इक्वेशन नंबर 3, जो फर्स्ट ऑर्डर है रेट इक्वेशन की वो यहाँ पे रिटर्न हो रही है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी लॉग आर में आर नॉट अपॉन में आर। आर नॉट में तुम लोग बताया इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर तुम्हारा यहाँ पे रेट इक्वेशन है यानी रेट कांस्टेंट है, तो लॉग में आर नॉट अपॉन में आर के टी अपॉन में 2.303 हमारा जो आंसर है, तुम्हारा जो फॉर्मुला है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसको याद कर लेना। हाफ लॉ में बात करें तो यहाँ पे अगर तुम्हारी स्लोप में अगर तुम्हारा टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर लॉग पे तुम यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट दोनों ही तुम यहाँ पे रख के इंक्रीज कर रहे हो, तो भैया स्लोप क्या बनेगा, 2 अपॉन में 2.303 अपॉन में RT हो जाएगा, यानी K अपॉन में 2.303 हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। देखो ये चीज थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ी सी यहाँ पे कंसेप्चुअल है, तो इसको यहाँ पे सिर्फ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ डायग्राम को याद कर लो या डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो, उसी से ही काम हो जाने वाला है। बाकी क्वेश्चंस की जब वीडियो आएंगी तो क्वेश्चंस में और जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे इतना भैया समझ करना, भैया आ नहीं रहा समझ में, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे दिमाग वाली चीजें नहीं है ये, बट ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी, तो द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज द टाइम विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1 ऑफ द हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो टाइम और कंसंट्रेशन, यानी जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन और टाइम है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है हाफ लाइफ में। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी जब रिड्यूस हो रहा है तो भैया यहाँ पे क्या होगा, हाफ लाइफ में रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या बात हुई थी, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, किसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे हाफ लाइफ की बात नहीं हो रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, हाफ लाइफ की बात करी तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि टी अपॉन में हाफ हो जाएगा, तो के इक्वल टू डी आर नॉट माइनस का आर अपॉन में टी। तो यहाँ पे क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट को रखा, रखने के बाद हमने रेट कांस्टेंट को उसके इक्वल किया, इक्वल करने के बाद देखो टी हाफ आर नॉट अपॉन में 2k हो गया। फिर मैं जो ऑफिशियल वैल्यू रखी हमने यहाँ पे के 2.303 अपॉन लॉग आर नॉट अपॉन में आर। हाफ लाइफ में देखो हमने रखा आर, इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट अपॉन में 2। फिर यहाँ पे रखा हमने इक्वेशन को बिकम किया किसके, उसी कांस्टेंट के। तो भैया यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी आ जाएगी टी हाफ 0.693 अपॉन में के, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है। आई होप कि क्लैरिटी के साथ में समझ में आ गई होगी, इतना दिमाग पे जोर मत देना, बस हाँ क्लैरिटी के साथ अच्छे से समझते चलो ये चीजें होती हैं। अब ये वैल्यू भैया आई कहाँ से, 0.6039/2। तो भैया ये देखो वैल्यू दिया गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू है तुम्हारी 0.693/k जो वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन विच नॉट द ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट द अनसर्टेन द कंडीशंस बिकम द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। जो रिएक्शंस हमारी ट्रूली नहीं हो रही हैं, फर्स्ट ऑर्डर के साथ जो वेरीफाई नहीं हो रही हैं, लेकिन जो उसकी कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हैं जो उस ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं उसकी जो कंडीशंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के लेकिन इक्वल हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारा CH3 COO C2H5 लिखा हुआ है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन अगर हमारी 1 है तो भैया यहाँ पे जो CH3 COOH एंड C2H5 लिखा हुआ है तो वाटर को क्या कर देगी, आपस में तोड़ देंगे, यानी कुछ वाटर का पार्ट रिएक्टेंट में चला जाएगा, कुछ वाटर का पार्ट यहाँ पे प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये इसको क्या कर दिया हमने, इसी में ऐड करके, इस मॉलिक्यूल के साथ ऐड करके हमने क्या किया, दो सेपरेट यानी रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। रेट की बात करें यहाँ पे तो भैया के CH3 C2H5 और H2 तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तुम रेट डिफाइन कर सकते हो प्रीसीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। The concentration of the water does not get altered much during the course of the reaction.
सो इट इज द रेट इक्वेशन टर्म द H2O कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं करेगी, लेकिन जो यहाँ पे जो रिएक्शन ऑल्टरनेट हुई है रेट इक्वेशन में, उसकी जो H2O की जो कंसंट्रेशन है वो उसके कांस्टेंट हो जाएगी, किसके, उस पहले वाले मॉलिक्यूल के, उस पहले वाले किसके मॉलिक्यूल के, जो पहला वाला मॉलिक्यूल हमारा बना है। फिर देखो रेट हमारा दिया है, यहाँ पे हमारा H2O दिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो केन शुगर ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन हमारी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी हम अब यहाँ पे हमको डिफरेंस निकालना है ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी का। तो भैया ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ द पावर्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी पीछे ही पढ़ा हमने कि भैया ऑर्डर, भैया किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर कोई भी पावर लगी हुई है तो वो पावर हमको क्या बताती है, उसका ऑर्डर बताती है। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ द पावर्स, यानी किसी भी कंसंट्रेशन की जो पावर है वो हमको उसके ऑर्डर बताती है, यानी कोई भी अगर रिएक्टेंट होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो पावर डिफाइन करेगी, उसी को बोलते हैं यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर देखो कुछ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। इट कैन बी द जीरो एंड इवन अ फ्रैक्शन। अगर तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो वो फ्रैक्शन में काम कर रही है। अभी पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस में। ठीक है, इट इज द एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर इस एप्लीकेबल में तुम बोल सकते हो कि ये रिएक्शन तुम्हारी एलिमेंट्री भी है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखोगे तुम यहाँ पे तो वो कैलकुलेट, यहाँ पे कैन नॉट भी तुम कैलकुलेट, यहाँ पे मोस्टली तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हाँ इसके एप्लीकेशंस को फॉलो कर सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर है वो स्लोएस्ट स्टेप में होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मॉलिकुलरिटी भी देखो सेम चीज है। मॉलिकुलरिटी में जितने भी नंबर ऑफ स्पेशीज हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, कोलाइड करेंगे उनके मॉलिक्यूल्स, उनकी रिएक्शंस को, और जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी डिफाइन करेगी। इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वही हमारा यहाँ पे क्या डिफाइन होंगे, केमिकल रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफाइन होंगे। यहाँ पे भी जीरो होगा, नॉन इंटीजर होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप में सेम चीज है। ठीक है, बस थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, जैसे ऑर्डर है तो वो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारी यहाँ पे क्या होगी, स्लोएस्ट स्टेप में डिफाइन होगी। टेम्परेचर डिपेंडेंस एक्टिवेशन एनर्जी वन टाइम रीड है, इसको सिर्फ वन टाइम रीड करना। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसको भी वन टाइम रीड करना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ वन टाइम रीड कर लेना। दोनों देखो मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस सेम चीज है, इसको भी एक बार वन टाइम रिवाइज कर लेना। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है, जो कैटलिस्ट जो यानी जो सब्सटेंस का कैटलिस्ट है वो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के अगर इक्वल होगा तो यहाँ पे जो परमानेंट केमिकल चेंज हो रहा है किसमें, कैटलिस्ट के इफेक्ट में, वो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट डिफाइन होगा। कैटलिस्ट पे क्या एक्शन होगा, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो थ्योरी है वो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी उसी कैटलिस्ट के। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा है वो डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरमीडिएट आयन होगा यानी पॉजिटिव आयन होगा। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। कैटलिस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे, तो भैया यहाँ पे देखो ग्राफ बना हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नहीं समझ में आएगा तो बता देना। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको सिर्फ वन टाइम रीड करना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको वन टाइम रीड कर लेना। जितने भी पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सिर्फ वन टाइम रीड करना है। ये टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, इसको भी फटाफट से ज्वाइन कर लेना। आई होप कि जो लेक्चर है ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू तो कमेंट्स पे कर देना। नोट्स तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो इजीली कमेंट्स पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।